टॉपिक का नाम है प्रोजेक्टाइल मोशन। टॉपिक का नाम प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है। देखिए सबसे पहली बात तो प्रोजेक्टाइल मोशन होता क्या है, पहले तो यही समझना है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, राइट। देखो मान लो यहाँ पर एक ग्राउंड है, ठीक है, दिस इज द ग्राउंड एयर, और ग्राउंड के ऊपर एक बॉल को इधर फेंक दिया आपने किसी स्पीड से, ठीक है, 0 डिग्री एंगल पे, मतलब ग्राउंड के साथ पैरेलल है, ग्राउंड के साथ पैरेलल है, यानी कि एंगल ऑफ द वेलोसिटी विद द ग्राउंड 0 डिग्री है। वेलोसिटी का एंगल ग्राउंड के साथ कितना एंगल है, 0 डिग्री है, ठीक है। अच्छा अब सुनो एक दूसरा केस, इस केस में प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं होगा, इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, इस केस में स्ट्रेट लाइन मोशन होगा, ठीक है। एक दूसरा केस, मान लो ये ग्राउंड है, एक बॉल को आपने ऊपर फेंक दिया v की स्पीड से, एंगल 90 डिग्री है। इस केस में भी ये वाली बॉल जो है ना ये ऊपर जाएगी और उसी रास्ते से नीचे आ जाएगी। ये वाली मोशन भी कैसी है, स्ट्रेट लाइन मोशन। इट इज़ नॉट द प्रोजेक्टाइल मोशन, ये प्रोजेक्टाइल मोशन नहीं है। थर्ड केस के अंदर यहाँ पर एक ग्राउंड है और यहाँ पर एक बॉल है, बॉल को इधर कहीं फेंक दिया v की स्पीड से, ये वाला एंगल ना तो 0 डिग्री है और ना ही 90 डिग्री है। 0 और 90 के बीच का कोई एंगल है, जैसे 30 डिग्री हुआ, 60 डिग्री हुआ, 45 डिग्री हुआ, 0 और 90 के बीच का कोई एंगल है। ऐसे केस में इसकी जो मोशन होगी ना, ऐसे केस में इसकी जो मोशन होगी वो क्या हो जाएगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। यहाँ पे थीटा की वैल्यू 90 डिग्री थी, इसमें स्ट्रेट लाइन पाथ बना, इसमें प्रोजेक्टाइल पाथ बना, ठीक है। जब थीटा की वैल्यू थीटा है, 0 और 90 से अलग है। तो पहली बात तो प्रोजेक्टाइल पाथ क्या होता है, अगर कोई भी बॉडी 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट की जाए ग्राउंड से, 0 डिग्री और 90 डिग्री के अलावा किसी भी एंगल से प्रोजेक्ट की जाए, तो ऐसे केस में उसका जो पाथ होगा दैट इज द प्रोजेक्टाइल पाथ, और उसकी मोशन को कहेंगे प्रोजेक्टाइल मोशन। क्या कहेंगे उसको, प्रोजेक्टाइल मोशन। और इस बॉडी को खुद को उसको कहेंगे प्रोजेक्टाइल, इस बॉडी को क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल। मतलब मैंने मान लो मार्कर को फेंक दिया ऐसे, मार्कर को फेंक दिया ऐसे, देखो मैंने ऐसे फेंका वर्टिकली तो स्ट्रेट लाइन थी, सीधा गई और सीधा आया, मैंने ऐसे फेंक दिया ऐसे, तो ये वाली मोशन कैसी है, प्रोजेक्टाइल मोशन। और ये मार्कर खुद क्या है, प्रोजेक्टाइल। समझ आया, जिस चीज़ को फेंकते हैं ना, मान लिया जाए कि अनुराग काम नहीं करके आया, मैंने क्या किया, इसको उठाया और इसको फेंक दिया 30 डिग्री के एंगल बना के हॉरिजॉन्टल से, ऐसे फेंक दिया, तो इसकी जो मोशन होगी ना वो कैसी होगी, प्रोजेक्टाइल मोशन। और जो खुद क्या कहेंगे, प्रोजेक्टाइल, ये खुद प्रोजेक्टाइल है। समझ आ रही है बात आपको, कोई डाउट किसी के मन में? तो प्रोजेक्टाइल मोशन के बारे में पता लग गया। व्हेन ए बॉडी इज थ्रोन फ्रॉम द ग्राउंड विद सम एंगल अदर देन 0 डिग्री और 90 डिग्री, देन इट्स मोशन इज सेड टू बी प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। व्हेन ए बॉडी इज प्रोजेक्टेड फ्रॉम द ग्राउंड, is projected from the ground with some angle other than 0 degree or 90 degree, other than 0 degree or 90 degree, then its motion is said to be projectile motion. Is said to be projectile motion. इसकी मोशन को क्या कहेंगे हम लोग, प्रोजेक्टाइल मोशन कहेंगे। हाँ जी, 90 से बड़ा हो तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन हो जाए, दूसरी तरफ हो जाएगा। इसका क्वेश्चन ये था कि मतलब अगर जो एंगल है वो 90 से बड़ा हो तो क्या होगा, इस केस के अंदर एंगल अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो क्या होगा। अगर एंगल जो है ना वो अगर 90 डिग्री से बड़ा हो तो उस केस में दूसरी तरफ प्रोजेक्टाइल हो जाएगा, दूसरी तरफ प्रोजेक्टाइल। फिर हम 90 से बड़ा जैसे 120 हो गया तो फिर थीटा की वैल्यू 120 नहीं लेंगे हम, प्रोजेक्शन एंगल होता है थीटा, ये प्रोजेक्शन एंगल है। इस केस के अंदर हम इसको 120 नहीं लेंगे, हम इसको लेंगे फिर ऐसे केस में 180 में से कम करो 120, 60 डिग्री लेंगे, दूसरी तरफ 60 डिग्री ले लेंगे, ठीक है। इसका क्वेश्चन ये है कि अगर 120 हो यानी कि इस तरह से फेंक दिया 120 ये वाला, तो इधर वाला 60, फिर ये वाला लेंगे 60, 90 से छोटे वाला कंसीडर करेंगे हम, और प्रोजेक्टाइल मोशन इस तरफ होगी। कहने का मतलब जो प्रोजेक्टाइल मोशन होनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए, 90 से
अब उसके लिए प्रोजेक्शन एंगल 90 से कम ही होगा वैसे, 0 और 90 के बीच में होता है एंगल। यस, किसी के मन में कोई और डाउट? सर अगर एंगल 180 डिग्री हो तो? एंगल अगर 180 डिग्री हो तो स्ट्रेट लाइन मोशन होगी फिर तो। इसका क्वेश्चन ये है कि अगर एंगल 180 डिग्री हो तो क्या होगा, मतलब यहाँ पर एक बॉल है, जैसे इस बॉल का एंगल मतलब ब्रिज 0 डिग्री मानोगे इस तरफ, मतलब यानी कि इस तरफ है तो चलो 0 डिग्री मान लिया, इस तरफ तो भी स्ट्रेट लाइन मोशन होगा 180 डिग्री के एंगल के केस में। 0 डिग्री या फिर 180 डिग्री होना, यानी ग्राउंड के पैरेलल ही हो गया फिर तो वो, ठीक है ना, ग्राउंड के साथ ही हो गया वो। 0 डिग्री मान लो, इस तरफ मान रहे हो आप 0 डिग्री, तो 180 डिग्री इस तरफ मानना पड़ेगा आपको। इस तरफ 0 डिग्री मान रहे हो, रेफरेंस इधर है, ये लाइन रेफरेंस है, इस तरफ पॉजिटिव एक्स एक्सिस को ही रेफरेंस लिया जाता है वैसे, तो ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस इधर होता है, इसको रेफरेंस ले लिया, इधर बॉडी को फेंका, तो यानी कि इसका जो एंगल है इसका 0 डिग्री है, और अगर आपने अब इधर फेंक दिया इसको ऐसे, तो ये 180 डिग्री हो गया। इसके भी इस केस में भी स्ट्रेट लाइन मोशन ही हो जाएगी, ठीक है। यस, किसी के मन में कोई और डाउट? पता लग गया आपको प्रोजेक्टाइल मोशन क्या होता है? हाँ जी, कुछ पूछना है? पास करना, माइक पास करो, बोलो जी। सर अगर ये इधर जाएगा तो माइनस वाई नहीं हो जाएगा, माइनस की वैल्यू नहीं जाएगी अगर 180 इधर ग्राफ के आप ये कह रहे हो प्लस एक्स है तो? इसमें प्लस या माइनस नहीं लेते हैं, ठीक है ना, माइनस मुन्नी से कोई डिस्कशन नहीं करते, कैसे करेंगे मैं आपको बताऊंगा, सिर्फ वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड देखते हैं, ठीक है ना। फिर प्रोजेक्शन वेलोसिटी कभी नेगेटिव में नहीं लेते, प्रोजेक्शन वेलोसिटी जो है वो हम लोग जो है देखेंगे क्या करना है, ठीक है ना। हाँ जी, माइक दे दो। एक बॉडी सर जैसे एक स्लोप है, ग्राउंड जैसे एक नज़दीक लेके आओ माइक को, उसके बाद बोलो। हाँ बोलो सर। एक ग्राउंड है जैसे वो स्ट्रेट नहीं है, वो जैसे एक पुल जैसा है। एक ग्राउंड है वो स्ट्रेट नहीं है, वो मतलब पुल बना हुआ है, पुलिया बनी हुई है, ठीक है सर। वो सेक्टर 16 इस तरह में बनी हुई है ना, जैसे पुलिया वहाँ पे, ठीक है। अगर वहाँ से अगर बॉल को मतलब रिलीज करें तो फिर उसमें क्या होगा, स्ट्रेट लाइन या फिर प्रोजेक्टाइल? सुनो, पता क्या होता है, अभी आज की क्लास में हम डिस्कस कर रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल का मतलब ग्राउंड से स्टार्ट हुआ और ग्राउंड पे ही जाके फेंका गया, ग्राउंड से फेंका और ग्राउंड से स्टार्ट हुआ, ग्राउंड पे पहुंच गया, जैसे ग्राउंड से चालू हुआ और ग्राउंड पे ही पहुंच गया। एक होता है हाइट टू ग्राउंड, किसी हाइट से चालू हुआ, छत से फेंक दिया ऐसे उठा के, ठीक है, छत से फेंक दिया, इसको जो है ना यहाँ से छत से फेंक दिया ऐसे, तो या ये भी प्रोजेक्टाइल मोशन है। फिर ग्राउंड से छत पे फेंक दिया, ठीक है। या फिर इंक्लाइंड प्लेन ले लो, इंक्लाइंड प्लेन का मतलब ये हुआ कि ऐसे इंक्लाइंड प्लेन ये यहाँ से एक बॉल को ऐसे फेंक दिया, ये भी प्रोजेक्टाइल है, ये भी प्रोजेक्टाइल है। इनका डिस्कशन आगे होएगा, अभी आज ही क्लास में पढ़ रहे हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल। सीधी सी बात है, बॉडी स्ट्रेट लाइन पाथ पे मूव नहीं करनी चाहिए, कर्ड पाथ पे ऐसे मूव करनी चाहिए, कर्ड पाथ, और फ्रीली अंडर ग्रेविटी। फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब ये हुआ सिर्फ और सिर्फ mg लगना चाहिए उसके ऊपर, और कोई फोर्स नहीं लगना चाहिए। समझ आ रही है बात आपको? मैं अपने हाथ से इस बॉडी को ऐसे ऐसे ले जाऊँ, अपने हाथ से ऐसे करके, कोई बॉडी है मान लो, इस बॉडी को मैंने अपनी मर्जी से अपने हाथ से ही मूव करवा दिया ऐसे करके, ऐसा कुछ करके, तो ये प्रोजेक्टाइल थोड़ा ना हो गया। प्रोजेक्टाइल तो वो होता है जब बॉडी अपने आप ही मूव करे फ्रीली अंडर ग्रेविटी, और वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ना मूव करे। फ्रीली अंडर ग्रेविटी दो ही मोशन पॉसिबल हैं, या तो स्ट्रेट लाइन या प्रोजेक्टाइल। अगर किसी बॉडी को फ्रीली छोड़ दिया ना तो वो किसी तीसरी मोशन नहीं कर सकती, वो अपने आप ही कैसे मर्जी फेंक दो आप, चाहे छत से ऐसे छोड़ दो, चाहे फेंक दो, चाहे कुछ भी कर दो, चाहे ग्राउंड से फेंक दो, किसी हाइट पे चढ़ के फेंक दो, चाहे किसी बिल्डिंग से फेंक दिया आपने, या आपने किसी इंक्लाइंड प्लेन से फेंक दिया, या तो स्ट्रेट लाइन होगी या फिर प्रोजेक्टाइल होगी, दो ही होंगी, तीसरी हो ही नहीं सकती। फ्रीली अंडर ग्रेविटी का मतलब समझते हो, इंसान अपनी तरफ से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, जो ग्रेविटी का फोर्स लग रहा है वो है बस, और इंसान अपनी मर्जी से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो उस मोशन को हम कहते हैं फ्रीली अंडर ग्रेविटी वाली मोशन। और जो भी मोशन फ्रीली अंडर ग्रेविटी होती है वो या तो स्ट्रेट लाइन मोशन होती है या फिर वो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है। समझ आ गई बात आपको? यस, कोई डाउट किसी के मन में? हाँ जी बोलो। सर जो आपने नीचे डायग्राम बनाया, तो उस केस में सर अगर आप सरफेस के लॉन्ग बॉडी को छोड़ो तो उसमें स्ट्रेट लाइन होगा या फिर? दोबारा बोलो कि दोबारा बोलो, डायग्राम कौन सा बनाया मैंने? ये वाला, नीचे वाला? यस सर। इस केस में सुनो, ये कह रहा है अभी कि सर अगर मान लो ये ऐसे इंक्लाइंड प्लेन यहाँ से छोड़ दिया आपने ऐसे, तो फिर तो ये ऐसे जाएगा सीधा सीधा, ये तो स्ट्रेट लाइन हो गया।
अगर आप इसको ऐसे छोड़ोगे तो सीधा सीधा जाएगा ये, फिर तो स्ट्रेट लाइन बन गया। कहाँ से प्रोजेक्टाइल का, प्रोजेक्टाइल मतलब कर्ड पाथ, स्ट्रेट नहीं होना चाहिए, कर्ड पाथ होना चाहिए। कर्ड पाथ को प्रोजेक्टाइल पाथ कहते हैं, उसकी मोशन को प्रोजेक्टाइल मोशन कहते हैं, और उस बॉडी को खुद को प्रोजेक्टाइल कहते हैं। यस, किसी के मन में कोई और डाउट? तो अभी तक तो हमने सिर्फ डेफिनेशन पढ़ी है कि व्हाट इज द मीनिंग ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन, ठीक है ना। अगर कोई भी बॉडी सर्कुलर पाथ पे घूम रही है, एक कोई भी बॉडी है, जैसे वो अगर कोई भी बॉडी है वो मतलब जो है ना 0 डिग्री और 180 डिग्री के अलावा ग्राउंड से किसी और एंगल में फेंक दी जाए तो भी प्रोजेक्टाइल मोशन होता है, तो उस केस में पता लग गया। खैर एनीवे, अब सुनो अगला डिस्कशन करते हैं। देखिए सुनो, तो क्या होता है कि जैसे कि मान लिया जाए कोई भी प्रोजेक्टाइल मोशन है, ठीक है, मान लो कि जैसे कि ये ग्राउंड है, ठीक है, और एक बॉडी को आपने ऐसे फेंक दिया, एक बॉडी को आपने ऐसे फेंक दिया जी। ये जिस स्पीड से फेंका गया ना उस स्पीड को आप यू बोल रहे हो और इस एंगल को थीटा बोल रहे हो। जिस स्पीड से फेंका उसको बोल रहे हो यू, उसको यू बोलते हैं, और जिस एंगल से फेंकते हैं ग्राउंड के साथ उसको बोलते हैं थीटा। इसको प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोलते हैं यू को, थीटा को बोलते हैं प्रोजेक्शन एंगल। यू को क्या बोलते हैं यहाँ पे, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, प्रोजेक्शन वेलोसिटी, और थीटा को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं। ये जिस वेलोसिटी से टकराती है, टकराएगी ग्राउंड से, दिस इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। ये जो v है, ये v क्या चीज है यहाँ पे, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक। और जो ये वाला एंगल होगा, दिस इज द एंगल ऑफ स्ट्राइक। ये वाला जो थीटा है, इसको थीटा 1 मान लो, ये थीटा 1 क्या है यहाँ पे, एंगल ऑफ स्ट्राइक, एंगल ऑफ स्ट्राइक। यहाँ पर ये प्रोजेक्शन वेलोसिटी है, थीटा इज द प्रोजेक्शन एंगल, v इज द वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक, थीटा 1 इज द एंगल ऑफ स्ट्राइक। अच्छा अब सुनो, ये वाला जो पॉइंट होता है ये पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन है, ये पॉइंट ए मान लो, ये पॉइंट बी है, और ये वाला पॉइंट है सी। तो जो पॉइंट ए है, दिस इज द पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन। यहाँ पर पॉइंट ए को क्या बोलते हैं बताइए हम लोग, पॉइंट ए को पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं। और ये तो ये पॉइंट बी है, ये पॉइंट सी है, जो इसको बोलते हैं पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, ठीक है। और ये बी है पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, बी क्या चीज़ है यहाँ पे, पॉइंट एट मैक्सिमम हाइट, पॉइंट एट एच मैक्स, मैक्सिमम हाइट है ये। समझ आ गया होगा आपको। यहाँ पर ये जो बी डी लेंथ है ना, ये डी पॉइंट है मान लो डी, ये जो बी डी लेंथ है, दिस इज द मैक्सिमम हाइट। ये जो बी डी लेंथ है बी डी, दिस इज द मैक्सिमम हाइट, दिस इज द एच मैक्स, ठीक है। और इस बॉडी को ए से लेकर सी तक जाने में जो टाइम लगेगा, इस बॉडी को ए से लेकर सी तक जाने में जो टाइम लगेगा, दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। क्या बोलेंगे उसे, टाइम ऑफ फ्लाइट। देखो सुनो, इसमें 3 चीज़ें होती हैं, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है रेंज, एक होता है टाइम ऑफ फ्लाइट, एक होता है मैक्सिमम हाइट, और एक होता है रेंज, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, बॉडी को ए से लेकर सी तक जाने में जो टाइम लगेगा, टाइम टू ट्रैवल फ्रॉम ए टू सी, या जितनी देर तक बॉडी हवा में रहेगी, टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर, टाइम फॉर विच द बॉडी रिमेन्स इन एयर, ठीक है ना। टाइम फॉर विच
बॉडी रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉडी एयर में रहेगी। एच मैक्स मतलब ग्राउंड से मैक्सिमम हाइट तक कितनी मैक्सिमम हाइट तक जाएगी, जैसे नाम से ही पता लग रहा है मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, नाम से ही पता लग रहा है, यानी कि जो बीडी लेंथ है दिस इज द मैक्सिमम हाइट, बीडी लेंथ मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड। एच मैक्स का मतलब क्या है यहाँ पे, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम ग्राउंड, ठीक है। रेंज क्या होता है, रेंज, रेंज ये जो एसी लेंथ होती है, ये जो एसी लेंथ है ना, दिस इज द ओरिजेंटल रेंज बोलते हैं इसका पूरा नाम, या रेंज बोलते हो एसी लेंथ, यानी कि ओरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड के ऊपर जो उसने ओरिजेंटल डिस्टेंस ट्रेवल किया है दैट इज द रेंज, ठीक है ना। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल्ड ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पर जो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रेवल हुई है दैट इज द रेंज। अब मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछता हूँ, इनका जवाब देना आप, ठीक है ना। ये बताइए आप, ये जो पॉइंट ए है, जिस पॉइंट से बॉडी को फेंकते हैं उस पॉइंट को क्या बोलते हैं बताइए, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं उसे, क्या बोलते हैं उसे, पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन बोलते हैं उसे, ठीक है ना। अच्छा ये बताइए, यहाँ पर बॉडी को जिस स्पीड से फेंकते हैं, जिस वेलोसिटी से फेंकते हैं, उस वेलोसिटी को क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन वेलोसिटी बोलते हैं उसको, प्रोजेक्शन वेलोसिटी। अच्छा ये बताइए, वो जिस एंगल से उसको फेंकते हैं, ग्राउंड के साथ जो एंगल बना के फेंकते हैं उस एंगल क्या बोलते हैं, प्रोजेक्शन एंगल बोलते हैं उसे, प्रोजेक्शन एंगल। और एक बात बताइए, जिस वेलोसिटी से टकराती है उस वेलोसिटी क्या बोलते हैं, वेलोसिटी ऑफ स्ट्राइक बोलते हैं उसे। और वो ग्राउंड के साथ जिस जो एंगल बना के वो टकराएगी ग्राउंड के साथ, उस एंगल को क्या बोलेंगे, एंगल ऑफ स्ट्राइक बोलेंगे ना उसको, एंगल ऑफ स्ट्राइक। अच्छा एक बात बताइए, इस केस के अंदर जो है यहाँ पर ये बताइए, जिस पॉइंट पे जाके टकराएगी, जिस पॉइंट पे, उस पॉइंट को क्या नाम होता है, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक बोलते हैं उसे, पॉइंट ऑफ स्ट्राइक, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है, टाइम ऑफ फ्लाइट तो क्या होता है, टाइम फॉर विच बॉडी रिमेन्स इन एयर, जितने टाइम के लिए बॉडी हवा में रहेगी दैट इज द टाइम ऑफ फ्लाइट। अच्छा मैक्सिमम हाइट वाली क्या होती है, मैक्सिमम हाइट फ्रॉम द ग्राउंड, एच मैक्स, ठीक है। रेंज का मतलब क्या है, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन द ग्राउंड। पहले तो ये कुछ नाम है इनके, नेमिंग पता होनी चाहिए, जो भी टॉपिक पढ़ रहे हैं पहले तो उनके अंदर जो है ना हमें मतलब नाम पता होने चाहिए, जैसे नामकरण जिसको बोलते हैं ना हम लोग। जैसे एक बात बताइए, आप एक किसी ऑफिस में गए काम करने के लिए, आपने नई नई ज्वाइनिंग हुई आपकी किसी कंपनी में, तो उसमें क्या हुआ कि पहले दिन तो आपको इंट्रोडक्शन करवाया जाएगा, आप वहाँ के आसपास के लोगों के नाम जानोगे, जो आपके क्लिक्स होंगे, जो आपका बॉस होएगा, आप उन सबके पहले तो नाम जानोगे, बिना नाम जाने सीधा काम करना चालू कर दोगे। वहाँ फाइलें फूलें कौन सी हैं, उन फाइलों के नाम क्या हैं, ये सब थोड़ा बहुत तो पहले तो वही होगा ना, तब उसके बाद स्टार्ट करोगे ना वहाँ पे काम करना, या सीधा जाके लग गया, किसी को कुछ पता ही नहीं, तो ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना। तो यहाँ पर भी ऐसा ही है, प्रोजेक्टाइल मोशन को पढ़ने से पहले हमें नेमिंग पता होना जरूरी है, इवन हर टॉपिक को पढ़ने से पहले हमें नेमिंग पता होना जरूरी होता है, ठीक है। अब आ जाओ अगले डिस्कशन पे। यस माइक दो भाई, बोलो जी। सर ये आपने इसमें रेंज वाले में ट्रैवल्ड ऑन ग्राउंड क्यों लिखा, क्योंकि ग्राउंड पे तो ये ट्रैवल ही नहीं हुआ। एग्जैक्टली इसका क्वेश्चन अच्छा है, वैसे इसने बोला कि ग्राउंड के ऊपर तो ट्रैवलिंग हुई नहीं है, तो आपने ट्रैवल्ड ऑन द ग्राउंड कैसे लिख दिया। ओके एरोप्लेन के लिए बोलते हैं, एरोप्लेन ट्रैवल्ड ए डिस्टेंस ऑफ 2000 किलोमीटर, एरोप्लेन ट्रैवल्ड 2000 किलोमीटर फ्रॉम दिल्ली टू बॉम्बे। तो एरोप्लेन ने ग्राउंड पे तो डिस्टेंस ट्रैवल की ही नहीं, फिर भी हम ट्रैवल्ड वर्ड यूज करते हैं वहाँ पर भी। ट्रैवल का मतलब यार चल रही है वो बॉडी हवा में, बट ट्रैवलिंग तो ऑटोमेटिक जमीन पे भी हो रही है, अंडरस्टूड है कि जमीन पे भी हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे फ्लाइंग वर्ड थोड़ी ना लिखेंगे अब, हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस फ्लाइंग। सर फ्लाइंग तो नहीं, लेकिन ऑन द ग्राउंड का मतलब ट्रैवल ऑन द, ये एक्चुअली में सेंस ऐसा आ रहा है कि जैसे ग्राउंड पे चली हो बट ये ग्राउंड पे नहीं चली। और क्या लिखें, और कोई प्रॉपर लैंग्वेज हो तो आप मेरे को बता दो। हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल लिख सकते हो आप आगे, ऑन द ग्राउंड लिखने की जरूरत नहीं। तो हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस ट्रैवल्ड में कहेगा सर किस पे ट्रैवल, कहाँ ट्रैवल्ड, फिर बच्चा ये बोलेगा ऑन द ग्राउंड लिख दो। कोई बात नहीं, ठीक है ना, आप क्यों ज्यादा ओके अच्छा अब सुनो, एक अगला डिस्कशन करते हैं, ये वाला डिस्कशन जरूरी है। अब इसके अंदर जो है ना, मैं एक बार तो आज की क्लास में पहले तो ये सिखा रहा हूँ कि इन तीनों को कैसे निकालने हैं। ये जो तीनों के तीनों हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, ये वाले जो तीनों के तीनों हैं, ये विदाउट फॉर्मूला भी निकाले जा सकते हैं, इन तीनों के फॉर्मूले होते हैं। लेकिन अगर आपको ये विदाउट फॉर्मूला नहीं निकालने आते तो प्रोजेक्टाइल नहीं आता। कई स्टूडेंट को क्या लगता है कि हमने इन तीनों के फॉर्मूले याद कर लिए, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज, और हमें प्रोजेक्टाइल आ गया।
बस प्रोजेक्टाइल नहीं आया। इन तीनों के फॉर्मूले याद होने से प्रोजेक्टाइल नहीं आता, 5% भी नहीं आया। अभी आप हमें सिर्फ ये सीखना है कि ये जो तीनों की वैल्यू है, मैं फॉर्मूले तो लास्ट में बता दूंगा, ये तीनों विदाउट फॉर्मूले कैसे निकालने हैं। जब तक ये नहीं समझ आएगा तब तक बड़े क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे आपसे, ठीक है। तो पहले हम इन तीनों को विदाउट फॉर्मूले निकालना सीखते हैं। देखिए सुनो, इसका ऐसा करिए आप, मान लेते हैं कि यहाँ पर एक बॉडी को फेंक दिया गया जी 60 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। प्रोजेक्शन वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड थी और प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री था। प्रोजेक्शन वेलोसिटी 60 मीटर पर सेकंड है, प्रोजेक्शन एंगल 30 डिग्री है, ठीक है जी। और यहाँ पर हम ऐसा मानते हैं कि एक्चुअल में यहाँ पर एक वाई एक्सिस बना लेते हैं हम। क्या बना लिया हमने यहाँ पर? एक वाई एक्सिस बना लिया यहाँ पर एक, ये दिस इज द वाई एक्सिस और यहाँ पर ये एक्स एक्सिस है, मान लो दिस इज द एक्स एक्सिस या फिर ग्राउंड है ये, और ये वाला वाई एक्सिस है यहाँ पर, दिस इज द वाई एक्सिस हेयर, ठीक है। एंड दिस इज द एक्स एक्सिस हेयर, ठीक है। ये एक्स एक्सिस है और ये वाला वाई एक्सिस है, ठीक है। आपने क्या किया कि यहाँ पर एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया, ठीक है जी। आपने जो एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, मान लो कि आपने यहाँ पर एक लाइट सिस्टम अरेंज कर दिया कुछ इस तरीके से, मतलब लाइट डाल दिया आपने, ऐसे लाइट डाल रहे हो, ठीक है जी। और आप एक लाइट डाल रहे हो इस तरीके से, इधर से भी आप लाइट डाल रहे हो इस तरीके से भी, इधर से भी, ठीक है। ऐसा सोचो आप। अब एक बात बताइए, ये जो बॉल है यहाँ पे, ये जो बॉल थी ना, वो बताइए थोड़ी देर बाद यहाँ पहुँच गई, इसके दो कंपोनेंट्स आएंगे, ठीक है ना। देखो बॉल यहाँ, जब यहाँ बॉल पहुँचेगी तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, जब ये बॉल यहाँ पहुँचेगी तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी, जब ये बॉल यहाँ पहुँचेगी तो इसकी शेडो यहाँ बनेगी। मानते हो ना आप इस बात को? इस लाइट की वजह से, ये जो लाइट डाली है, जब ये बॉल यहाँ पर है तो शेडो यहाँ बनेगी नहीं बनेगी, ठीक है। यहाँ पर ये शेडो काली काली बनेगी तो ब्लैक ब्लैक बना देते हैं, यहाँ पे शेडो तो ब्लैक ही होती है, और जैसे रेड 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 शेडो कब जाने लग गई, ये ब्लैक शेडो है भाई, ठीक है ना। क्या कह रहे हो? इस केस के अंदर यहाँ पर ये वाली जो बॉल है ये रेड है यहाँ पे, ठीक है ना। ये वाली जो बॉल है ये रेड है। कुछ और पूछ रहे हो क्या? कुछ और कह रहे हो क्या? ये रेड है यार, टेंशन मत लो, टेंशन होगी इसको, ये ब्लैक कैसे बना दी बॉल को, ये रेड है भाई। अब सुनो, यहाँ पर इसके अंदर जो है ना, इसके अंदर यहाँ पर एक बात बताइए, जब ये बॉल यहाँ पर आई थी बॉल, तो शेडो यहाँ पर बनेगी, ठीक है। और जब ये वाली जो बॉल है ना, जब ये बॉल यहाँ पर होगी तो इसकी शेडो यहाँ बन जाएगी, और जब ये वाली बॉल यहाँ होगी तो इसकी शेडो यहाँ बन जाएगी जी, ठीक है ना। तो फिर इसकी जो शेडो है वो यहाँ पर बनेगी ऐसे, ठीक है। मतलब मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि जब ये बॉल ऊपर जाके ऐसे नीचे आएगी ना, रियल बॉल, तो ये शेडो जो है ये ऊपर जाके नीचे आएगी शेडो, मान रहे हो। और इस बॉल का जो टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ना, इस शेडो का भी वही वाला टाइम ऑफ फ्लाइट होगा ऊपर जाके नीचे आने का। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई ये तो जल्दी आगे गिर गई, शेडो भी अब आगे अंदर चल रही है, आई रही है, अभी थोड़ी देर में आएगी, ऐसा नहीं होता, ठीक है। या शेडो पहले पहुंच गई, बॉल अपने आराम से पहुंच रही है, ठीक है। जब ये बॉल यहाँ ए से लेकर बी तक पहुंचेगी ना, तो शेडो भी अपना यहाँ से लेके अपनी मैक्सिमम हाइट तक पहुंचेगी। समझ आ रही है बात आपको? ये मैक्सिमम हाइट मान लो बी डैश पोजीशन है इसकी, बी डैश, ए से लेकर ये भी बी डैश तक पहुंच जाएगी शेडो भी। आ रही है बात समझ में आपको? और जब ये बी से लेके सी तक पहुंचेगी ना बॉल, बी से लेके सी तक, तो शेडो कहाँ से कहाँ तक पहुंचेगी? हैं, कहाँ तक पहुंचेगी बताइए? बी डैश से लेकर ए तक। जब ये बॉल पहुंचेगी बी से ए सी तक, तो शेडो पहुंचेगी बी डैश से लेकर ए तक। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इस बात में, कोई शक किसी को इस चीज में? अब एक बात बताइए आप, इसके अंदर ऐसा करो आप, इसके दो कंपोनेंट्स ले लो आप, यहाँ पे टेक द टू कंपोनेंट्स, इसके दो कंपोनेंट ले लो आप वेलोसिटी के, एक इस तरफ ये वाला जो कंपोनेंट बनेगा हॉरिजॉन्टल वाला, ये बनेगा यहाँ पे 60 cos 30 यानी कि 30√3, और ये वाला कंपोनेंट कितना बनेगा इसका? 30। दो कंपोनेंट्स ले लिया आपने इसके, कोई डाउट है किसी के मन में? ऊपर वाला कितना बनेगा? 30, और इधर वाला कितना बनेगा? 30√3। अब सुनो, आप ऐसा सोचो कि देखो इस शेडो ने कितनी स्पीड से चलना चालू किया था? 30 से। समझ, रियल बॉल ने चलना चालू किया था 60 से,
शेडो ने चलना शुरू किया कितने से, 30 से। शेडो की इनिशियल वेलोसिटी 30 है, शेडो की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30, और शेडो की स्पीड, ये वाली जो शेडो है इसकी स्पीड हर सेकंड में 10 डिक्रीज करेगी, समझ आ, क्योंकि वर्टिकल में है ये, वर्टिकल में कोई चीज आ रही हो तो उसकी स्पीड हर सेकंड में 10 डिक्रीज करती है। तो यहाँ पे शेडो की स्पीड भी, अब आप इस रियल बॉल को भूल ही जाओ, अब आप सिर्फ शेडो को सोचो, सिर्फ शेडो के बारे में सोचो। ये जो प्रोजेक्शन वेलोसिटी 60, इसको गोली मारो एक बार, छोड़ो इसको, आप एक बार इस शेडो को सोचो, वर्टिकल वाली शेडो को। वो जो वर्टिकली जो शेडो है इसकी जो स्पीड है वो 30 है प्रोजेक्शन स्पीड, और इसकी स्पीड हर सेकंड में 10 कम होगी, 10 कम होगी हर सेकंड में। तो 30 से 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 20, फिर 1 सेकंड बाद कितनी हो जाएगी 10, फिर 1 सेकंड बाद क्या हो जाएगी 30 से 0 होने में कितना टाइम लगा 3 सेकंड। यानी कि शेडो को तो कंफर्म है ए से लेकर बी डैश तक पहुंचने में 3 सेकंड लगेंगे, और शेडो को फिर वापस आने में भी बी डैश से लेकर ए तक आने में टाइम कितना लगेगा वापस 3 सेकंड उसमें लगेंगे। यानी कि शेडो का टाइम ऑफ फ्लाइट आ गया, शेडो का टाइम ऑफ फ्लाइट क्या आ गया 6 सेकंड, 6 सेकंड आ गया। शेडो का टाइम ऑफ फ्लाइट जो है वो कितना आ गया बताइए 6 सेकंड्स, ठीक है। अब आप एक बात बताओ, यहाँ पर जो है ना इसके अंदर ये जो रियल बॉल है इसका टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा बताइए, इसका भी 6 सेकंड्स, ठीक है ना। यहाँ पर इसका भी 6 सेकंड्स है तो इसका भी कितना हो जाएगा यहाँ पे 6 सेकंड्स हो गया, ठीक है ना। टाइम ऑफ फ्लाइट तो हो गया 6 सेकंड्स। यानी कि जो टाइम ऑफ फ्लाइट तो निकालते हैं इस शेडो का यूज़ करके, वर्टिकल वाली शेडो का यूज़ करके, यही एक तरीका है टाइम ऑफ फ्लाइट निकालने का। तो ऐसा सोचो आप, ये जो शेडो है इसकी जो स्पीड है वो पहले 30 थी, 1 सेकंड बाद होगी इसकी 20, फिर 1 सेकंड बाद होगी 10, ठीक है ना। यहाँ पे 30 थी, 1 सेकंड बाद होगी 20, फिर 1 सेकंड बाद होगी 10, और फिर 1 सेकंड बाद होगी 0। 30 से 0 हुई पहले, तो 30 से 0 होगी, ठीक है ना। इसकी स्पीड घटते 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 30 से 0 होगी, ठीक है। अच्छा अब सुनो, चलो अब आप मुझे एक बात बताइए, इसके अंदर जो है ना, अच्छा एक सुनो, इसकी भी ना वर्टिकल वेलोसिटी, वर्टिकल में यहाँ 30 थी, इस रियल बॉल की भी, इस रियल बॉल की वर्टिकल में 30 थी। अब यहाँ वर्टिकल में इसकी 20 है ना शेडो की, तो इसकी भी 20 होगी। रियल बॉल के पास 2 वेलोसिटी होगी, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल। शेडो के पास सिर्फ वर्टिकल है, और इसके पास 2 होंगी, हॉरिजॉन्टल भी होगी और वर्टिकल भी होगी, और उसका नेट इस तरफ होगा, इसलिए इधर जा रही है वो। और इस रियल बॉल की वर्टिकल वही होगी जो इस शेडो की है। इसकी जो स्पीड है ऊपर 10 है ना, तो इसकी भी ऊपर 10 ही होगी इस जगह पे, ठीक है। जब शेडो की जब 10 होगी तो इसकी वर्टिकल स्पीड 10 होगी। शेडो की जो वेलोसिटी है वो इस रियल बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है, इसके वर्टिकल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट कर रही है। समझ आ रही है बात आपको? यहाँ पे इसकी वेलोसिटी 0 होगी शेडो की, तो यहाँ पे इसकी वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, यहाँ पे 0 वर्टिकल वाली। तो यहाँ पर इसकी वापस आते वक्त 10 हो जाएगी, यहाँ पे आते आते 10 हो जाएगी। तो यहाँ पर इसकी स्पीड कितनी हो जाएगी, यहाँ पे 10, यहाँ पर आते आते इसकी 20 हो जाएगी नीचे की तरफ। तो यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी 20, यहाँ इसकी 30 है, तो यहाँ कितनी हो जाएगी इसकी 30 हो जाएगी यहाँ पे, ठीक है। पहले तो वर्टिकल में डिक्रीज करती गई है, वर्टिकल में डिक्रीज करती गई है, फिर वर्टिकल में क्या करती गई है, इंक्रीज करती गई, ठीक है। अब हॉरिजॉन्टल में, हॉरिजॉन्टल में पता है, सुनो अब एक और चीज़ बताता हूँ मैं आपको। अब हॉरिजॉन्टल में डिस्कशन करते हैं। ये जो लाइट वहाँ पे ऊपर से डाल ली तो इसकी शेडो बनेगी अभी, यहाँ भी शेडो बनेगी। सुनो, यहाँ शेडो बनेगी इसकी, यहाँ पे, फिर यहाँ पे बॉल है तो इसकी शेडो बनेगी जी यहाँ पे। जब यहाँ पर बॉल है तो इसकी शेडो बनेगी यहाँ पे, जब यहाँ पर बॉल है तो इसकी शेडो बनेगी यहाँ पे, यहाँ पर बॉल है तो इसकी शेडो बनेगी यहाँ पर, बॉल यहाँ है तो शेडो यहाँ पर बनेगी। और पता क्या होता है, ये जो शेडो, जब ये बॉल यहाँ से यहाँ तक चल के गई तो ये वाली जो बॉल है, ये वाली जो शेडो है, ये यहाँ से लेके यहाँ तक चल के गई है। आ रही है बात समझ में आपको? इस केस के अंदर जो है ना, इस ओरिजेंटल वाली शेडो की वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है हमेशा ही, हमेशा ओरिजेंटल वाली जो शेडो होती है प्रोजेक्टाइल मोशन में, वो हमेशा किससे जाती है, कांस्टेंट स्पीड से। इसका रीजन मैं भी आपको समझा दूंगा कैसे। अभी याद कर लो इस बात को कि जब भी प्रोजेक्टाइल मोशन होती है तो उसमें जो उसकी जो है ओरिजेंटल वाली शेडो बनती है ग्राउंड, वो हमेशा कांस्टेंट स्पीड से चलती है।
यानी कि शुरुआत कितने से हुई थी इसकी 30√3 से, तो यहाँ भी 30√3 होगी इसकी स्पीड, यहाँ भी 30√3 होगी, यहाँ भी इसकी स्पीड 30√3 होगी, यहाँ भी 30√3 होगी, यहाँ भी 30√3 होगी, और यहाँ पर भी कितनी होगी, यहाँ पे 30√3। हॉरिजॉन्टल वाली जो शेडो होती है वो कांस्टेंट स्पीड से चलती है हमेशा 30√3 की, ठीक है। तो यहाँ पर बॉल की ना ये वाली जो रियल बॉल है इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा 30√3 रहेगा, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कभी चेंज नहीं होता, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ही कितना रहेगा 30√3 के बराबर, इसका हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट हमेशा ही 30√3 के बराबर रहेगा, इट विल नेवर चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा, ठीक है। अच्छा अब सुनो, देखो मैं एक बात डिस्कस कर रहा हूँ, ध्यान से सुनना। पता है क्या होता है, जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है ना, कभी भी देखो इस पाथ पे कभी भी स्ट्रेट लाइन मोशन की कोई इक्वेशन नहीं लगा सकते। जो इक्वेशंस हैं तीनों की तीनों वो स्ट्रेट लाइन पाथ पे ही लगती हैं पहली बात तो, यानी कि वो सिर्फ वर्टिकल शेडो पे और हॉरिजॉन्टल शेडो पे लगा सकते हो आप, ठीक है ना। कोई भी इक्वेशन ऑफ मोशन इस पाथ पे कभी नहीं लगते, इस पाथ का हमारे लिए कोई यूज नहीं है, मतलब इस पाथ का यूज करके हम कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं कर सकते। प्रोजेक्टाइल मोशन के जितने भी क्वेश्चन सोल्व होते हैं वो सिर्फ वर्टिकल शेडो और हॉरिजॉन्टल शेडो को लेके ही सोल्व होंगे, मतलब वर्टिकल शेडो के थ्रू होगा क्वेश्चन या फिर हॉरिजॉन्टल शेडो के थ्रू होगा। कभी भी रियल पाथ का यूज करके कभी भी क्वेश्चन सोल्व होता ही नहीं, समझ आ रही बात आपको। यानी कि रियल बॉल की वेलोसिटी हम कभी नहीं देखते हैं, रियल बॉल ने कितने डिस्टेंस ट्रैवल कर ली, कितने डिस्प्लेसमेंट कर ली, क्या कर लिया, रियल बॉल के बारे में कभी नहीं सोचते हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा रियल बॉल के बारे में ही, लेकिन रियल बॉल मतलब ये वाली बॉल, ये शेडो वाली बॉल है ये जो बनाई है, तो लेकिन हम जो क्वेश्चन सोल्व करेंगे वो हम शेडो वाली बॉल का यूज करके करेंगे, समझ आ रही बात आपको। डायरेक्ट आप शेडो के ऊपर आ जाया करो, क्वेश्चन आपको शेडो करके सोल्व देगी, शेडो ही सोल्व करके देगी क्वेश्चन को। तो अब आप मुझे एक बात बताइए, अब एक बात बताओ, रियल बॉल की इनिशियल वेलोसिटी कितनी है 60। अब दो शेडो होते हैं, एक तो वर्टिकल शेडो एक हॉरिजॉन्टल शेडो। वर्टिकल शेडो की इनिशियल वेलोसिटी क्या है 30 और हॉरिजॉन्टल शेडो की वेलोसिटी क्या है 30√3। हर जगह हर क्वेश्चन में आपको अपने मन में एक लाइट सिस्टम बनाना है इसी तरीके से, ऐसे इधर लाइट लगानी है और इधर भी लाइट लगानी है, हर क्वेश्चन में पूरे प्रोजेक्टाइल में ऐसा करना है, जो कि स्टूडेंट नहीं करते, उनको नहीं पता होता ये काम करना है और इसलिए उनके क्वेश्चन नहीं होते, इसलिए प्रोजेक्टाइल मोशन समझ नहीं आता, क्वेश्चन सोल्व नहीं होते, फिजिक्स टफ लगती है। वो एक्चुअल में हमारे टीचर्स यही नहीं बताते कि भाई आप सीधी सी बात है इधर से लाइट लगा लो ऊपर से ऐसे, ठीक है ना, इधर से लाइट लगा लो, शेडो कॉन्सेप्ट नहीं होता, शेडो वर्ड यूज नहीं करते हैं, वो ऐसा करते रहते हैं वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट, सिर्फ वर्टिकल कंपोनेंट हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट वर्ड यूज करते हैं। लेकिन यहाँ पर एक बात बताइए, ये जो शेडो है ये वाली, इसकी जो वर्टिकल वेलोसिटी होगी, ये जो शेडो की जो वेलोसिटी है, सॉरी जो शेडो की वेलोसिटी है और रियल बॉल की जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो एक ही मतलब है। किसी भी टाइम पे अगर शेडो की वेलोसिटी 20 है तो रियल बॉल की वर्टिकल कंपोनेंट भी 20 है, इसका मतलब जो रियल बॉल का जो वर्टिकल कंपोनेंट होगा वही शेडो की वेलोसिटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में आपको। और जो इसकी जो हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट होगा वेलोसिटी का वही क्या हो जाएगी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हो जाएगी। आ रहा है समझ में आपको, कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो, अब एक बात बताइए, यहाँ पर वर्टिकल शेडो की वेलोसिटी तो पहले शुरू में घटती है, शुरू में क्या होती है घटती है, और फिर बाद में क्या होगी इंक्रीज होगी, यानी कि वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ द प्रोजेक्टाइल पहले डिक्रीज करती है फिर इंक्रीज करती है, और मैक्सिमम हाइट पे क्या होती है वर्टिकल वेलोसिटी 0, एट मैक्सिमम हाइट वर्टिकल वेलोसिटी इज 0। यानी कि पहले तो आप ना एक मैं कुछ बातें नोट करवा रहा हूँ आपको, ये बातें आपको नोट करनी है अभी। देखो वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल, वर्टिकल वेलोसिटी ऑफ प्रोजेक्टाइल first decreases and then increases, ठीक है, और हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी रिमेन्स कांस्टेंट,
ठीक है। horizontal velocity remains constant. horizontal velocity जो है वो कांस्टेंट रहेगी। horizontal velocity जो है वो कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगी, वर्टिकल वेलोसिटी पहले डिक्रीज करेगी फिर इंक्रीज करेगी। अच्छा अब सुनो, यहां पर एक बात बताइए, इसमें मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होती है? 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी? ये मानते हो? ये पूछ लेना कि मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी क्या होगी, इसका आंसर है 0। मैक्सिमम हाइट पे जो भी वेलोसिटी होगी हॉरिजॉन्टल में ही होगी बस। At maximum height, vertical velocity is 0. At maximum height, vertical velocity is 0. Maximum height पर vertical velocity 0 रहती है। हाँ जी, समझ आ गया ना आपको? ये कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा एक बात बताओ बाब, जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा वो इस टाइम ऑफ फ्लाइट और मैक्सिमम हाइट हमेशा इस शेडो का यूज करके निकलेंगे, हमेशा ही। इस यहाँ पे हॉरिजॉन्टल वर्टिकल शेडो की वेलोसिटी कितनी थी इनिशियल? 30 थी, मान रहे हो? 30 थी। तो अगर आप ऐसे सोचो किसी बॉल को 30 से ऊपर फेंक दिया तो टाइम ऑफ फ्लाइट क्या हुआ उसका? 6 सेकंड हुआ। यानी इस शेडो का टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 6 सेकंड। तो इसका भी टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो गया? 6 सेकंड। समझ आ रहा है? इस क्वेश्चन में टाइम ऑफ फ्लाइट 6 सेकंड होगा पहली बात तो। इस क्वेश्चन को अगर सोल्व किया जाए तो इस क्वेश्चन के अंदर टाइम ऑफ फ्लाइट हो जाएगा 6 सेकंड्स। अच्छा एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैक्सिमम हाइट निकालनी है। मैक्सिमम हाइट सुनो, मैक्सिमम हाइट भी वर्टिकल शेडो का यूज करके निकलेगी। किसका यूज करके निकलेगी? वर्टिकल शेडो का यूज करके। वर्टिकल शेडो, एक बात बताइए, इसकी जो वर्टिकल शेडो की जो मैक्सिमम हाइट है वही तो इसकी भी मैक्सिमम हाइट है। इसकी मैक्सिमम हाइट कितनी है? 45। बिल्कुल, u स्क्वायर बाय 2g लगा दो आप। इसके अंदर मैक्सिमम हाइट निकालने के लिए सर इसी को वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइड बाय 2g। vy का मतलब है वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर। वर्टिकल यानी कि जो वर्टिकल शेडो है उसकी वेलोसिटी का स्क्वायर, इसलिए vy लिख दिया यहाँ पे। y एक्सिस क्या लूंगा ना, ये vy का स्क्वायर अपन में 2g, यानी कि 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10, यहाँ पे 45 आएगा। मैंने u इसलिए नहीं लिखा, बच्चा कहीं ये 60 वाला u ना ले ले। समझ आ रही है ना बात आपको? वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g। अच्छा एक बात बताओ, रेंज कितनी आएगी इसमें? रेंज, हाँ जी रेंज, इसके अंदर रेंज आ जाएगी ए से लेके सी तक, ये वाली ये लेंथ निकालनी है। आप एक बात बताओ, रेंज निकलेगी हॉरिजॉन्टल शेडो से, इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है वही तो इस शेडो का यहाँ ए से लेकर सी तक जाने का टाइम है। इसका जो टाइम ऑफ फ्लाइट है ऊपर जाकर नीचे आने का, उतना ही टाइम तो इस शेडो को यहाँ ए से लेकर सी तक जाने में लगा है। इसको ए से लेकर सी तक जाने में कितना टाइम लगा है? 6 सेकंड्स लगे हैं। और ये वाली जो शेडो है ये 6 सेकंडों तक जाती रही। कितनी स्पीड से जाती रही था? ये 30√3 की स्पीड से जाती रही। 6 सेकंडों तक जाती रही, 30√3 की स्पीड से जाती रही। तो यानी कि एक्चुअल में रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx मतलब एक्स एक्सिस के अलोंग वाली वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। ये फॉर्मूला होता है इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी यहाँ पे 30√3, टाइम ऑफ फ्लाइट है 6 सेकंड, तो यहाँ पर आएगा 180√3 मीटर। ये आएगा 180√3 मीटर। हाँ जी, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ये बताओ आप मुझे। कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब एक बात बताऊं, इस वाले क्वेश्चन में ये जो 30 थी ना इसकी वेलोसिटी, जो वर्टिकल शेडो थी, इसकी वापस आते वक्त कितनी होगी? 30 होगी। वापस आते वक्त 30 होगी।
तो इसकी भी ये वर्टिकल वेलोसिटी कितनी हो जाएगी रियल बॉल की वर्टिकल वेलोसिटी 30 हो जाएगी यहाँ पर टकराते वक्त, और ओरिजिनल वेलोसिटी कितनी रहेगी 30√3, वो तो कांस्टेंट है, यहाँ टकराते वक्त भी 30√3 रहेगी। कहने का मतलब ये हुआ कि यहाँ पर अब 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करोगे 60 आएगा। 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करोगे कितना आएगा 60। तो यहाँ पर भी 30 का स्क्वायर प्लस 30√3 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट करोगे कितना आएगा 60। मतलब ये हुआ कि ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल मोशन में जो प्रोजेक्शन स्पीड होती है और जो प्रोजेक्शन जो स्पीड ऑफ स्ट्राइक होती है, वेलोसिटी नहीं, वेलोसिटी में तो क्या होता है डायरेक्शन आ जाती है साथ में, डायरेक्शन अलग अलग है, इसकी डायरेक्शन ये वाली थी और इसकी डायरेक्शन ये वाली थी। जो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ स्ट्राइक दोनों सेम होती हैं ग्राउंड टू ग्राउंड प्रोजेक्टाइल में। जितनी स्पीड से फेंकोगे उतनी स्पीड से आगे टकराएगी वो। समझ आ रहा है ना आपको? लिख लो इन ग्राउंड टू ग्राउंड चल रहा है, लिखने की जरूरत नहीं ग्राउंड टू ग्राउंड। यहाँ पे लिखो स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइक, ठीक है, इज इक्वल टू स्पीड ऑफ स्ट्राइक। अगली बात को नोट करने वाली क्या है, एक बात बताओ, यहाँ पर जो ये वाला एंगल है 30 डिग्री, ये एंगल 30 डिग्री है ना, यहाँ पर भी ये वाला एंगल जानते हो 30 डिग्री होगा। कितना होगा ये वाला एंगल भी 30 डिग्री होगा बाय सिमेट्री। वहाँ पे वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट जो है, यहाँ पर भी वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल वही वाले कंपोनेंट हैं, इसलिए जो एंगल आएगा एंगल ऑफ प्रोजेक्शन है वही एंगल ऑफ स्ट्राइक होएगा। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू एंगल ऑफ स्ट्राइक। एंगल ऑफ प्रोजेक्शन इज ऑलवेज इक्वल टू क्या बताइए, एंगल ऑफ स्ट्राइक। जो एंगल ऑफ प्रोजेक्शन होगा वही एंगल ऑफ स्ट्राइक हो जाएगा। यस, कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा अब सुनो अगली बात और सुनो अभी आप। इस प्रोजेक्टाइल की जो नेट वेलोसिटी है यहाँ तो हो जाएगी 60, यहाँ निकालनी है तो यहाँ हो जाएगी 30√3 का स्क्वायर प्लस 20 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट, ठीक है। इस जगह पे कितनी हो जाएगी 30√3 का स्क्वायर प्लस 10 का स्क्वायर पूरे का अंडर रूट। अगर हम नेट वेलोसिटी की बात करें, ये जो रियल वाली जो बॉल है इसकी नेट वेलोसिटी की बात करें तो वो नेट वेलोसिटी यहाँ से यहाँ तक डिक्रीज करती है। क्यों? क्योंकि वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है, हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट क्या है सेम है, लेकिन वर्टिकल कंपोनेंट कम हो रहा है। कोई भी एक कंपोनेंट कम हो रहा हो तो नेट तो कम होएगा, ठीक है। दो कंपोनेंट्स हैं, दोनों का रिजल्टेंट है ये नेट, तो कोई एक कम हो रहा है कंपोनेंट तो नेट तो कम होएगा। तो यहाँ से लेके यहाँ तक, ए से लेके बी तक, ग्राउंड से लेके मैक्सिमम हाइट तक जो नेट वेलोसिटी है बॉल की वो डिक्रीज होती है और यहाँ पे मिनिमम हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पे हॉरिजॉन्टल जो वाली है वही रह जाएगी 30√3, वर्टिकल वाली तो जीरो ही होगी, ठीक है। तो यहाँ पर सबसे कम है, किसी भी प्रोजेक्टाइल की मैक्सिमम हाइट पे सबसे कम वेलोसिटी होती है, फिर उसके बाद इंक्रीज करेगी क्योंकि वर्टिकल इंक्रीज कर रहा है। अब यहाँ पे ओवरऑल डिक्रीज हुई थी क्योंकि वर्टिकल वाला डिक्रीज कर रहा था, मैक्सिमम हाइट में मिनिमम हुई, फिर बताइए फिर इंक्रीज होगी वर्टिकल वाले की वजह से, नेट भी इंक्रीज हो रही है, ठीक है ना। आप इस बात को लिख लिया, एट मैक्सिमम हाइट वेलोसिटी इज मिनिमम, वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट, वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। हाँ जी, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें। किसी स्टूडेंट को समझ आ गया? किसी कुछ पूछना है? अच्छा अब सुनो, इसको रब कर देते हैं। बस पहले तो एक बार जरा सा रिवीजन कर लेते हैं। एक बात बताइए, जो वर्टिकल वेलोसिटी है वो किस तरीके से चेंज होती है? जो वर्टिकल शेडो है उसकी जो स्पीड है वो बताइए किस प्रकार से चेंज होगी। यहाँ पे लिख रखा है वर्टिकल जो शेडो है उसकी स्पीड किस प्रकार से चेंज होगी बताइए। फर्स्ट डिक्रीजेज एंड देन
इंक्रीजेस, ठीक है ना। अच्छा अब सुनो दूसरी बात, जो ओरिजेंटल वेलोसिटी है वो बताइए इंक्रीज करेगी डिक्रीज करेगी कांस्टेंट रहेगी? ओरिजेंटल वेलोसिटी कांस्टेंट रहती है। क्यों रहती है मैं रीजन बता देता हूँ, क्योंकि जी लगता है, देखो यहाँ पर अभी बताने का टाइम आ गया है, क्योंकि जी नीचे की तरफ लगता है ऐसे, एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। ये ओरिजेंटल वेलोसिटी के परपेंडिकुलर लग रहा है, ये जो जी है ये वर्टिकल वेलोसिटी को अफेक्ट कर सकता है, सिर्फ हॉरिजॉन्टल को अफेक्ट नहीं कर सकता ये, और जी के अलावा कुछ और लग ही नहीं रहा यहाँ पे। जी जो है किसी भी परपेंडिकुलर वेलोसिटी को अफेक्ट कभी नहीं करता, कोई भी एक्सेलरेशन परपेंडिकुलर वेलोसिटी को अफेक्ट नहीं कर सकता। तो ये जो जी है ये 30√3 को अफेक्ट नहीं करेगा कभी भी, इसलिए हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी हमेशा ही कांस्टेंट रहेगी। अच्छा एक बात बताइए, यहाँ पे बताइए मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी कितनी होती है? 0। मैक्सिमम हाइट पे वर्टिकल वेलोसिटी 0। अच्छा एक बात बताइए, स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन में और स्पीड ऑफ स्ट्राइक में क्या रिलेशन है? इक्वल होते हैं ना, इक्वल होते हैं यार। यहाँ पर स्पीड ऑफ प्रोजेक्शन और स्पीड ऑफ स्ट्राइक दोनों के दोनों इक्वल होते हैं, ठीक है ना। और बताइए इस केस के अंदर सबसे जो वेलोसिटी ना सबसे कम कहाँ पर होगी? मैक्सिमम हाइट पे सबसे कम होती है। वेलोसिटी इज मिनिमम एट मैक्सिमम हाइट। समझ आ रहा होगा आपको ये? अच्छा अब सुनो अगली बात, मैं ऐसा कर रहा हूँ एक बार इस डिस्कशन पे मैं फिर से आऊँगा, लेकिन अभी एक दो क्वेश्चन देखिए आप। पहले आप मुझे एक बात बताओ, एक क्वेश्चन करके दिखाना आप मुझे। यहाँ एक बॉल है, उसको फेंक दिया जी 40√2 की स्पीड से और एंगल है 45 डिग्री, प्रोजेक्शन स्पीड है 40√2 और प्रोजेक्शन एंगल है 45 डिग्री। आपको ये बताना है इसमें टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा, मैक्सिमम हाइट कितनी हो जाएगी और रेंज कितनी हो जाएगी? बताइए आप। टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज बताना आपको। हाँ जी, और रेंज? सुनो करते हैं, देखिए इसमें दो कंपोनेंट्स लेंगे आप। एक तो कंपोनेंट आएगा ऊपर, एक कंपोनेंट आएगा इस तरफ, एक आएगा ऊपर एक आएगा इस तरफ। ऊपर वाला कंपोनेंट होगा इसका 40 और इस तरफ वाला भी 40 होएगा। ऊपर वाला 40 इस तरफ वाला भी 40। अब एक बात बताइए, जो टाइम ऑफ फ्लाइट निकलता है ये तो वर्टिकल शैडो का यूज करके निकलता है। वर्टिकल शैडो की इनिशियल वेलोसिटी क्या है? 40। वर्टिकल शैडो की जो इनिशियल वेलोसिटी क्या है यहाँ पे? 40 है। अब एक बॉल को अगर 40 से ऊपर फेंका जाए तो उसका टाइम ऑफ फ्लाइट क्या होता है? 2u/g 8 सेकेंड्स होगा। 2u/g होगा 8 सेकेंड्स। अब मुझे एक बात बताइए, इसका टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 8 सेकेंड्स, टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा इसका 8 सेकेंड्स, सीधी सी बात है 8 सेकेंड। अब एक बात तो मैक्सिमम हाइट भी इस वर्टिकल शैडो का यूज करके निकलेगी। मैक्सिमम हाइट होती है वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g, vy²/2g था, यानी यहाँ पर मैक्सिमम हाइट आ जाएगी 40 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 × 10, ये आएगा 1600 डिवाइडेड बाय 20, यानी कितना आएगा यहाँ पर? ये 80 मीटर आएगा। अच्छा रेंज की बात करते हैं। रेंज का फॉर्मूला होता है हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी, वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस इनटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ये होता है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी अलोंग द एक्स एक्सिस कितना है यहाँ पे बताइए? 40 है। और टाइम ऑफ फ्लाइट कितना है यहाँ पे? 8 सेकंड से कितना आएगा यहाँ पर? ये 320 मीटर आएगा यार, कर लोगे ना आप? चलो एक क्वेश्चन करके दिखाना आप जरा। यहाँ पर ऐसे ही है, ग्राउंड है और यहाँ से एक बॉल को फेंक दिया गया जी ऐसे, ठीक है ना, एक बॉल को फेंक दिया गया जी ऐसे। प्रोजेक्शन वेलोसिटी u दे रखा है आपको। इसके अंदर एक बात बताइए, इसके अंदर प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है आपको 20√3। कितनी दर की प्रोजेक्शन वेलोसिटी? 20√3। और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है आपको 60 डिग्री, ये प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है 60 डिग्री। प्रोजेक्शन वेलोसिटी दे रखी है 20√3 और प्रोजेक्शन एंगल दे रखा है 60 डिग्री। इसके अंदर तीनों बताने हैं आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट, मैक्सिमम हाइट और रेंज। बताइए, फाइंड टाइम ऑफ फ्लाइट, फाइंड मैक्सिमम हाइट एंड ऑल्सो फाइंड रेंज। इन तीनों की वैल्यू आपको बतानी कितनी हो जाएगी? बताइए।
सभी करो। सुनो यार, करते हैं इसको। इस पे जो है ना, पहला काम होता है तो कंपोनेंट लेना। पहला काम क्या है, एक तो ऊपर आएगा, एक इस तरफ आएगा। ओरिजेंटल वाला कंपोनेंट कितना हो जाएगा, 20√3 cos 60, 10√3 आएगा। 20√3 cos 60 10√3 बनता है, ये तो आएगा 10√3। ऊपर वाला कितना आएगा बताइए, ऊपर वाला आएगा 30। 20√3 sin 60, sin 60 का √3/2, 20√3 इंटू √3/2 सोल्व करोगे तो 30 बनता है। हाँ जी, वर्टिकल कंपोनेंट आ गया, ओरिजेंटल आ गया, आ गया ना। अब टाइम ऑफ फ्लाइट निकलेगा वर्टिकल कंपोनेंट का यूज करके, तो 2u/g कर दो, 2 इंटू वर्टिकल वेलोसिटी डिवाइड बाई जी, 6 सेकेंड आएगा। टाइम ऑफ फ्लाइट आएगा 6 सेकेंड्स। अच्छा मैक्सिमम वेट बताइए, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर बाय 2g करोगे, वर्टिकल वेलोसिटी का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2g, यानी कि 30 का स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2 इंटू 10। जब आप इसको सोल्व करोगे तो 45 मीटर आता है। ये कितना आता बताइए, ये 45 मीटर। अच्छा अब सुनो, रेंज निकालनी है। रेंज कैसे निकलेगी, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी vx इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, ऐसे निकलेगा ना। ये हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी इंटू टाइम ऑफ फ्लाइट, हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितनी होगी यहाँ पे, 10√3। टाइम ऑफ फ्लाइट कितना हो जाएगा यहाँ पे, 6 सेकेंड्स। टोटल कितना है यहाँ पे, 60√3। ये आपके पास रेंज निकल के आ गई, रेंज आगे निकल के। कोई डाउट है किसी को, ये कितने स्टूडेंट्स को समझ आ गया, गुड। अब इसी डिस्कशन पे फिर से आते हैं। देखो अभी तक मैंने फॉर्मूले नहीं बताए आपको, टाइम ऑफ फ्लाइट का, मैक्सिमम वेट का और रेंज का। हमने बगैर फॉर्मूले करना है ये, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल वेलोसिटी का यूज करके। पहला काम यही होता है प्रोजेक्टाइल मोशन में। कोई भी प्रोजेक्टाइल अभी 3 दिन चलेगा, प्रोजेक्टाइल 2 दिन और चलेगा। प्रोजेक्टाइल तीनों ही दिन आपको करना क्या है, जैसे ही प्रोजेक्टाइल दिया जाए, सबसे एक अच्छा स्टूडेंट सबसे पहला स्टेप यही करता है कि वो ओरिजेंटल और वर्टिकल 2 कंपोनेंट बना लेता है। ओरिजेंटल को अलग से सोचता है और वर्टिकल को अलग से सोचता है। जो ये नहीं कर पाता उसे क्वेश्चन नहीं हो पाएगा प्रोजेक्टाइल का। पहले 2 कंपोनेंट करने, ओरिजेंटल वेलोसिटी अलग से, वर्टिकल वेलोसिटी अलग से, दोनों को सोचो बस। हाँ ये याद रखना कि वर्टिकल वेलोसिटी हर सेकंड में 10-10 डिक्रीज होती है और नीचे आने पे 10-10 इंक्रीज होती है। और ओरिजेंटल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी क्या रहती है, कांस्टेंट रहती है। बस इस बात को याद रखना, सारे क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे, ठीक है। अच्छा अब सुनो, इसी क्वेश्चन में अगर मैं आपको ये कह दूं कि इस क्वेश्चन में t = 0, t = 0 पे वेलोसिटी जो है ना, यहाँ पे मैं एक्चुअल में यहाँ लिख रहा हूँ, ठीक है ना। यहाँ पे अगर ये कह दिया जाए कि एट t = 0 पर वेलोसिटी कितनी हो जाएगी बॉल की, रियल बॉल की वेलोसिटी, ठीक है ना। t = 0 का मतलब v1, v0 पे, v0 मतलब t = 0 पे वेलोसिटी है t, v0 बताना आपको। वेलोसिटी t = 0 बताइए कितनी हो जाएगी यहाँ पे। सुनो, वेलोसिटी t = 0 ये हो जाएगी 30√3 i कैप प्लस 30 j कैप। एक्स एक्सिस के लॉन्ग 30√3 और वाई एक्सिस के लॉन्ग 30। मानते हो आप बात को। अगर मैं आपको ये कह दूं कि वेलोसिटी बताइए आप t = 1 पे, t = 1 पे वेलोसिटी बताओ, 30√3 i कैप प्लस 20, मानते हो ना। अच्छा मैं ये कह दूं कि t = 2 पे वेलोसिटी बताइए आप, t = 2 पे बताइए, 30√3 i कैप प्लस 10 j कैप ही हो जाएगी। मानते हो कि नहीं मानते आप। अच्छा एक बात बताइए, अगर मैं ये कह दूं कि वेलोसिटी बताइए आप t = 3 पर, वेलोसिटी t = 3 बताइए आप, सिर्फ 30√3 i कैप लिखोगे, सिर्फ क्या लिखना है आपको यहाँ पे 30√3 i कैप, ये हो जाएगी आपके पास
ये वेलोसिटी हो जाएगी 30√3 आई कैप, ये वेलोसिटी आ गई t इक्वल टू 3 पे। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर अगर ये कह दिया जाए वेलोसिटी बताइए t इक्वल टू 4, वेलोसिटी t इक्वल टू 4 पे बताइए 30√3 आई कैप माइनस 10 जे कैप, ठीक है ना। और उसके बाद वेलोसिटी बताइए t इक्वल टू 5, 30√3 आई कैप माइनस 20 जे कैप हो जाएगी, ठीक है। वेलोसिटी t इक्वल टू 6 बताइए 30√3 आई कैप माइनस का 30 जे कैप। समझ आ रही है बात आपको? सबसे कम है कहाँ पे? t इक्वल टू 3 पे सबसे कम है मैक्सिमम हाइट पर, ठीक है ना, सबसे कम मैक्सिमम हाइट पर होती है। अच्छा अब एक बात बताऊं, इसके अंदर जो है ना कई बार पेपर में क्या कहता था कि चेंज इन वेलोसिटी बताओ, ए से लेके बी तक, ए से लेकर सी तक चेंज इन वेलोसिटी बताओ। मतलब ये क्या देता है डेल्टा वी वेक्टर का चेंज इन वेलोसिटी बताइए फ्रॉम ए टू सी, मतलब पॉइंट ऑफ प्रोजेक्शन से पॉइंट ऑफ स्ट्राइक तक चेंज इन वेलोसिटी ना, चेंज इन स्पीड जीरो का, चेंज इन स्पीड जीरो का, चेंज इन वेलोसिटी जीरो नहीं होगा। देखो चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताना है ए टू सी, तो ये होगा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर। ऐसा करोगे आप, फाइनल वेलोसिटी वेक्टर क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये रहा फाइनल वेलोसिटी वेक्टर यहाँ पर हो जाएगा 30√3 आई कैप माइनस 30 जे कैप, ये तो क्या फाइनल। फिर इनिशियल वाला लिखो 30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप, ऐसा करोगे आप। फाइनल वेलोसिटी वेक्टर माइनस में इनिशियल वेलोसिटी वेक्टर, यानी कितना हो जाएगा यहाँ पर, ये सॉल्व करोगे तो माइनस 60√3 जे कैप आएगा, माइनस 60 जे कैप आएगा, माइनस 60 जे कैप। ये आएगा चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर फ्रॉम ए टू सी। कोई ये कह दे कि चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बताओ फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, ठीक है ना। सुनो फाइनल वेलोसिटी वेक्टर कितना यहाँ पे, देखो यहाँ पे लिखो v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल माइनस v इनिशियल, v फाइनल है b वाली वेलोसिटी, b वाली वेलोसिटी फाइनल है यहाँ पे, ये हो जाएगी यहाँ पे 30√3 आई कैप, कितनी हो जाएगी यहाँ पे 30√3 आई कैप, माइनस में ये आएगा 30√3 आई कैप प्लस 30 जे कैप। सोल्व कर लो कितना आएगा ये माइनस 30 जे कैप, ये आंसर आ गया। निकालोगे नहीं निकालोगे आप? कोई डाउट है किसी के मन में? अब सुनो इसके बारे में लास्ट बात एक और, एक बात बताऊं, ये क्या देता है ए से लेके बी तक एंगल में कितना चेंज आ गया ए से बी तक, यानी डेल्टा थीटा पूछ लेता है, डेल्टा थीटा फ्रॉम ए टू बी, ए टू बी एंगल में कितना चेंज आ गया ये पूछ लेता है। सुनो कैसे करोगे इस क्वेश्चन को। और एक पूछ लेता है ए टू सी एंगल में कितना चेंज आ गया। देखो मैं बताता हूँ कैसे। ए देखो यहाँ पे वेलोसिटी वेक्टर तो इस तरफ था, इस तरफ था ना वेलोसिटी वेक्टर, ऐसे था, मतलब आगे खींच दो इसको, आगे खींच दिया वेलोसिटी वेक्टर को, ए पोजीशन पे जो वेलोसिटी वेक्टर वो ऐसे था, सीधा आगे खींच दिया, और बी पोजीशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर उसको पीछे ले लो, इधर था ना इसको पीछे ले लिया, से पीछे ले लिया ना। ये था इनिशियल ए पे वेलोसिटी वेक्टर, ये है बी पे वेलोसिटी वेक्टर, इनके बीच का जो एंगल है ना ये पूछा गया एक्चुअल में, ये एंगल पूछा गया। ये एंगल जानते हो कितना हो जाएगा 30 हो जाएगा, क्योंकि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल कोरस्पॉन्डिंग एंगल्स हैं। कौन से एंगल्स हैं ये? कोरस्पॉन्डिंग 30 डिग्री, ये 30 तो ये 30 आएगा यहाँ पे। समझ रहे हो ना बात को? यहाँ पर ये वाला 30 है तो ये वाला 30 होएगा, यहाँ पे ये 30 हो जाएगा तो 30 डिग्री होगा यहाँ पे। बात समझ आई कि नहीं आई? ये कह देता है कि ए पोजीशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर है और बी पोजीशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर, उनके बीच एंगल बताओ। ए पोजीशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर और बी पोजीशन पर जो वेलोसिटी वेक्टर है उनके बीच एंगल बताओ। या फिर ये कहते हैं कि ए से लेके बी तक जाने में वेलोसिटी वेक्टर का एंगल कितना चेंज हो गया, या फिर ये कह देता है डेल्टा थीटा, मैं इसको नोट कर रहा हूँ।
तो ए पे जो वेलोसिटी वेक्टर है उसको आगे की तरफ लगा दिया आपने, बी पे वेलोसिटी वेक्टर जो उसको इस तरफ लगा दिया, ठीक है ना। यहाँ पर हाँ जी माइक दो भाई। ए टू बी डिस्टेंस ट्रेवल कितना होएगा? डिस्टेंस ट्रेवल नहीं निकाल सकते अभी, मैथ्स का यूज है यहाँ पे, फिजिक्स में नहीं जरूरत पड़ती सर अगर बी पॉइंट के आगे, बाकी एडवांस लेवल में हम सिखा देंगे कि कैसे सिखाया कैसे, मेन तक इवन अब तक नहीं आया वैसे एडवांस में भी, ठीक है। मेन और मेडिकल में तो कभी आएगा ही नहीं कभी, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड है, इक्वेशंस का यूज़ होता है, इंटीग्रेशंस लगते हैं, मैथ्स आना चाहिए उसके लिए। ये कह रहा है ए से लेके बी तक की डिस्टेंस, इस पाथ की लेंथ बताओ, डिस्प्लेसमेंट तो बता सकते हो, ये सीधा ज्वाइन करवा दो आप इसको, ये लेंथ ही तो निकालनी है, डिस्प्लेसमेंट तो ए से लेके बी तक की डिस्प्लेसमेंट निकालने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, ये राइट एंगल ट्रायंगल बन जाएगी आप, ठीक है। ये वाली लेंथ अपॉन में मतलब जैसे भी करके निकाल लोगे आप। सर अगर बी पॉइंट के अलावा किसी और पॉइंट पे थीटा निकालना हो तो? ए और बी के बीच में ही पूछेगा अक्सर, बाकी निकालने को निकाल सकते हो, वो जो न्यूमेरिकल्स हैं उसके थ्रू पता लग जाएगा, न्यूमेरिकल्स में है ऐसे क्वेश्चन निकालते हैं, ठीक है ना, पता लग जाएगा। अभी थ्योरेटिकल में अगर डिस्कस करेंगे तो बहुत टाइम लग जाएगा, न्यूमेरिकल्स के दौरान अपना दिमाग लगाना, फिर हम निकाल के दिखाएंगे। अच्छा अब सुनो, यहाँ पर वेलोसिटी वेक्टर ये है और यहाँ का वेलोसिटी वेक्टर ये वाला है, तो इन दोनों के बीच एंगल वही है, ये बताना था आपको, 30 डिग्री आएगा। अच्छा एक ये कह देता है कि भाई डेल्टा थीटा बताओ आप फ्रॉम ए टू सी डेल्टा थीटा कितना हो जाएगा, ए टू सी बताइए कितना हो जाएगा डेल्टा थीटा। सुनो इसको तो आप आगे की तरफ ले गए, इसको पीछे ले जाओ अब आप, ये वाला एंगल बताना है, ठीक है। ऐसा करो यहाँ एक एंगल बना दो, हॉरिजॉन्टल लाइन बना दो आप यहाँ पे, ये 30 है ना, तो ये भी 30 हो जाएगा, ये 30 है, ये 30 ये कोरस्पोंडिंग एंगल्स हो गए, और ये वाला 30 है ना, तो ये वाला भी 30 हो जाएगा, तो टोटल कितना हो गया 60 डिग्री आएगा आंसर। बात समझ आ गई होगी आपको, कोई डाउट हो तो बताओ इसमें, नहीं है समझ? कौन सा बीच वाला एंगल? माइक लो पहले, हाँ जी बोलो। इन दोनों के बीच वाला एंगल नहीं, कौन से दोनों के बीच एंगल है? ए टू सी वो जो बनाया आपने ज्वाइन किया उसको, अंदर वाला। अंदर वाला नहीं पूछेगा, क्यों नहीं पूछेगा? क्योंकि ना ए पे वेलोसिटी वेक्टर इस तरफ है, ऐसे इस तरफ ऐसे बढ़ाओगे आगे, और बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर वो इस तरफ है, ये बड़ा, तो दो वेलोसिटी वेक्टर्स के बीच का एंगल पूछता है, एक तो वेलोसिटी वेक्टर इधर है, एक वेलोसिटी वेक्टर इधर है, तो उन दोनों वेक्टर्स के बीच एंगल पूछता है ना, ये बड़ा एंगल क्यों पूछेगा अंदर वाला? ये नहीं पूछेगा। बात समझ आ रही है ना आपको? यहाँ पर ए पे जो वेलोसिटी वेक्टर है और जो बी पे जो वेलोसिटी वेक्टर उनके बीच का एंगल पूछेगा आपसे, ठीक है। कोई डाउट है किसी के मन में? अच्छा एक और लास्ट बात, बस एवरेज वेलोसिटी पूछ लेता है, ठीक है ना। एक छोटी सी लास्ट बात और बता देता हूँ, बस ये पूछ लेगा कि ए से लेके सी तक एवरेज वेलोसिटी बताओ, ए से लेके सी तक की एवरेज वेलोसिटी बताओ, एवरेज वेलोसिटी ए टू सी एवरेज वेलोसिटी होती है चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर अपॉन में डेल्टा टी, ये होता है फॉर्मूला, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय टाइम। ए से लेके सी तक चेंज इन वेलोसिटी कितनी है? ए से लेके सी तक -60 ना, -60 आई गैप आया, देखो -60 जे गैप कितना आया बताइए, और टाइम कितना लगा? टाइम लगा 8 से तक 6 सेकेंड, 6 सेकेंड, कितना आ गया आंसर? -10 जे कैप आंसर आ गया। एवरेज वेलोसिटी -10 जे कैप, दिस इज द एवरेज वेलोसिटी। अगर ये पूछ ले कि एवरेज वेलोसिटी बताओ फ्रॉम ए टू बी, एवरेज वेलोसिटी फ्रॉम ए टू बी कैसे निकालोगे बताइए? चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर बाय में टाइम, चेंज इन वेलोसिटी वेक्टर कितना आएगा बाय में टाइम, कितना आएगा ये? -10 जे कैप। बाय द वे सेम आगे, जरूरी नहीं है कि मतलब जो हमेशा ये
10 अपन में टी क्यों 3 सेकंड आएगा, अपन में 3 सेकंड आएगा। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही आपको? कोई डाउट है किसी के मन में? आज की क्लास हमारी इतनी रहेगी।